जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज हम लोग विश्लेषण करते हैं महाराष्ट्र चुनाव का, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे महायुति की भी जो योजनाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं, महाविकास अघाड़ी के जो प्लानिंग है वो भी सामने आ रही है। तो आज विश्लेषण करते हैं कि पिछले 15 दिन के अंदर कितना परिवर्तन हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि यह बात देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, यह बात महायुति को भी पता है, यह बात महाविकास अघाड़ी को भी पता है कि यह महाराष्ट्र का चुनाव दोनों गठबंधनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन मौत का सवाल है। अगर महायुति महाराष्ट्र का चुनाव हार गई, मान लीजिए, तो उसके बाद जितनी हरियाणा की जीत है या जो 240 सीटें मिली और सरकार है, उसमें बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र एक तो आर्थिक राजधानी है और वो एक मैसेजिंग देगी, और आज मोदी जी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं है। उनकी सरकार टिकी हुई है चंद्रबाबू नायडू पे, नीतीश कुमार पे, एकनाथ शिंदे पे और चिराग पासवान पे। तो महाराष्ट्र की हार महायुति के लिए भी बहुत खतरनाक संकेत देगी। अच्छा, दूसरी तरफ से बात की जाए, अगर महाविकास अघाड़ी ये चुनाव हार गई, उनके लिए भी जीवन मौत का सवाल है। क्योंकि महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र का चुनाव हारने का मतलब यह है कि विपक्षी राजनीति देश के अंदर खत्म हो गई, और उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। चाहे लोकतंत्र संविधान की बात हम लोग करते रहेंगे, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि यह मतलब है कि अगर किसानों के साथ जो हुआ, नौजवानों के साथ हुआ, अग्निवीरों के साथ हुआ, महाराष्ट्र के साथ हुआ, इंडस्ट्री का पलायन या उनको ले जाया गया, वो सारी चीजें बेमानी हो जाएंगी। क्योंकि तब ये राजनीतिक क्षेत्रों में कहा जाएगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र ने मोहर लगा दी है जो मोदी जी की नीतियां हैं। तो महायुति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और महाविकास अघाड़ी के लिए भी यह चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों तरफ से गोटियां बिछाई जा रही हैं, शतरंज की चालें चली जा रही हैं और बिसात बिछाई जा रही है। अब उसका विश्लेषण करते हैं। पहले हम लोग विश्लेषण करते हैं महायुति का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे हैं और अजीत पवार हैं। जो अभी तक इंडिकेशन मिले हैं, 151 152 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 85 सीटें एकनाथ शिंदे लड़ेंगे और 54-55 सीटें अजीत पवार लड़ेंगे। अजीत पवार जो विधायक लेके एनसीपी ओरिजिनल से आए थे, उसकी तुलना की जाए जो अब उन्हें सीटें ऑफर हो रही हैं, और यह भी एक कंडीशन लगाई गई है अमित शाह जी द्वारा कि जो सीटें अजीत पवार को मिली हैं वही सीटें आपको बाकी छोटे दलों को देनी पड़ेंगी, अपने जो एरिया है उसमें से, जो अपने विधायक हैं उनमें से। तो इसका मतलब यह है कि शायद उन्हीं लोगों को टिकट मिले जो अजीत पवार के साथ एनसीपी, और उनके अलावा किसी को टिकट मिलने की संभावना। अच्छा, यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि अजीत पवार जैसे नीतीश राणे हैं या बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो एनसीपी अजीत पवार के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि वास्तविकता में वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसका मतलब जो सीटें अजीत पवार को मिलने वाली हैं उसमें भी अजीत पवार के लॉयलिस्ट कम हैं, और केवल एक संख्या दिखाने के लिए उतने ही लोगों की जो उन्हें लेके वो आए थे शरद पवार से, एक प्रकार से निष्क्रिय कर दिया गया है अजीत पवार को। ये तो बात महायुति के गठबंधन से बिल्कुल स्पष्ट होती है। अब असली मुद्दा क्या है कि क्योंकि पिछले चुनाव में जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी थी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, एक ही सीट का अंतर था। इसका माने एकनाथ शिंदे का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज्यादा खराब नहीं था, उद्धव ठाकरे का जितना था उसी के आसपास एकनाथ शिंदे का था। तो एकनाथ शिंदे को संतुष्ट करने के लिए और मराठा लॉबी को संतुष्ट करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर अमित शाह जी की राजनीति है कि एकनाथ शिंदे को 85 सीटें दे दी जाए।
जिससे कि एकनाथ शिंदे से कहा जा सके और मराठा वोटर से कहा जा सके और शिव सैनिकों से कहा जा सके कि जितनी सीटें उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी ने दी हैं, उतनी ही सीटें हमने और महायुति ने एकनाथ शिंदे को दी हैं। इसका माने एकनाथ शिंदे की मानहानि तो कोई हुई नहीं, हमने उनका सम्मान रखा, उतना ही रखा जितना उद्धव ठाकरे का महाविकास आघाड़ी ने रखा। लेकिन अजीत पवार के पास आज के तारीख में कोई विकल्प तो है नहीं, उनको तो महायुति ढो रही है एक तरह से। अजीत पवार चाचा के पास जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे तो एक दो सीटें भी नहीं जीत पाएंगे, अपनी ही सीटें शायद बारामती की हार जाएं, जहां उनका भतीजा शरद पवार ने खड़ा कर दिया है और यंग है जो। तो महायुति की स्थिति तो यह है। अब आते हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ। महाविकास आघाड़ी में एक हानि तो हुई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो संजय राउत जी के बार बार उद्बोधन हुए हैं, जो उन्होंने बार बार कहा है, जो बड़बोलेपन का उन्होंने परिचय दिया है, उससे एक मैसेज तो जरूर सोसाइटी के अंदर गया है कि क्या शिवसेना और कांग्रेस के बीच में हर चीज ठीक चल रही है जैसी चलनी चाहिए थी। लेकिन नाना पटोले ने ज्यादातर संयमित भाषा का प्रयोग किया, उद्धव ठाकरे ने भी संयमित भाषा का प्रयोग किया और राहुल गांधी ने भी संयमित भाषा का प्रयोग किया। खैर, शरद पवार के बीच पड़ने से एक वहां पे जो समझौता हुआ, जो सबके सामने आया कि 85 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 85 सीटें उद्धव ठाकरे लड़ेंगे और 85 सीटें शरद पवार लड़ेंगे। अब शरद पवार का तो एडवांटेज है, क्योंकि शरद पवार को 85 सीटें बराबर सीटें मिलने का मतलब यह है कि मराठा लॉबी जो शरद पवार के साथ और जो शुगर लॉबी है वो पूरी तरह से शरद पवार पे अपना भविष्य देखती है। तो वो एक मैसेज है कि मराठा वोट महाराष्ट्र के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। और उद्धव ठाकरे भी तो सब बराबर की स्थिति, ये नहीं मैसेज जाएगा कि कांग्रेस ने बिग ब्रदर रोल अब अदा किया है और सबको 85 सीटें मिली, तो वहां तो गठबंधन के बीच में मामला ठीक करने की शरद पवार ने कोशिश की। लेकिन 15-17 सीटें और बाकी हैं, कुछ तो अपने सहयोगी संगठनों को और पार्टियों को दिया जाएगा और बाकी जो 15, 17, 18 सीटें बाकी हैं वो इस प्रकार से होगा कि अंत में सीटें ज्यादा मिलेंगी कांग्रेस को, फिर मिलेंगी उद्धव ठाकरे को और फिर मिलेंगी शरद पवार को। लेकिन अभी जो मैसेज है वो बराबर का है। और जो ये सीटें हैं कौन सी हैं, जो 17-18 हैं, ये सीटें वो हैं जहां पे आपस के अंदर मतभेद है। अब ये लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस को मिले या उद्धव ठाकरे को मिले, अभी दे देंगे तो वहां रेबेलियन हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, आपस में एक दूसरे की खिलाफत शुरू हो जाएगी। तो ये निर्णय लिया गया है कि इन सीटों पे 17-18 सीटों पे बिल्कुल इलेक्शन के लास्ट डे या एक दिन पहले जिस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए जिसके उसके खिलाफ रेबेल ना खड़ा हो सके। ये शरद पवार ने एक अपना गुरु मंत्र दिया है जिसपे महाविकास आघाड़ी चल रही है। अच्छा, और चलिए अब देखा जाए कि क्या, क्योंकि ये चुनाव जो है करीब करीब बराबरी का है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की भी मराठाओं पे अच्छी पकड़ है और शरद पवार की तो बहुत ही ज्यादा है। मुंबई के आसपास के एरिया में एकनाथ शिंदे की है, ठाणे एरिया में एकनाथ शिंदे की है और बाकी महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की है। तो जो वोट बैंक बड़े महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के अंदर, एक तो मराठा वोट है, एक ओबीसी वोट है, ओबीसी वोट में भी कुनबी वोट है, माली वोट है जो सब्सटेंशियल वोट है, मुसलमान वोट है, एससी एसटी वोट है, मराठा आंदोलन कराने वाले जरांगे पाटिल हैं। अब जरांगे पाटिल साहब का क्या रोल होगा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि एक मैसेज चला गया था महाराष्ट्र के अंदर कि देवेंद्र फडणवीस ओबीसी और मराठाओं के बीच में भेद पैदा करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से मराठा सारे के सारे जो हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ चले गए थे। अच्छा, ओबीसी में आप जानते हैं छगन भुजबल बहुत बड़े नेता हैं, नाना पटोले बहुत बड़े नेता हैं। नाना पटोले बेसिकली कुनबी नेता हैं और कुनबियों की संख्या महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा है। और छगन भुजबल माली नेता हैं और माली भी अच्छे तादाद में हैं, उनके क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा हैं। तो ओबीसी के बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं। तो ओबीसी और मराठा ये एक अच्छी सब्सटेंशियल वोट बैंक वहां के अंदर है। दलित वोट बैंक जो है वो
बेसिकली कांग्रेस के साथ है, ज्यादा है। विदर्भ एरिया में तो बहुत ज्यादा है, मराठवाड़ा एरिया में तो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि नाना पटोले भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे कुनबियों के अंदर। छगन भुजबल के बेटे ने भी रिजाइन कर दिया है, दूसरी जगह से वो विधायक का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक तो संघर्ष ये भी है एकनाथ शिंदे के अंदर और अजीत पवार के अंदर, जब उनको पता है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, इसके बावजूद वो महायुति में क्यों लगे हुए हैं, क्यों बने हुए हैं। इसलिए वो जानते हैं महायुति में रहना उनकी मजबूरी इसलिए है, एकनाथ शिंदे के लिए और अजीत पवार के लिए। बल्कि अगर एकनाथ शिंदे को छोड़ भी दिया जाए तो अजीत पवार के लिए तो है ही। अभी तो उनको 40-45 सीटें एलोकेट हो भी रही हैं, उसमें हो सकता है 15-20 सीटें वो जीत जाए। अगर वो महाविकास अघाड़ी में जाना चाहेंगे तो उनको कोई भी सीट नहीं देगा, क्योंकि कैसे देगा, वहां तो सब आवंटन हो चुका है और अजीत पवार का तो वहां कोई स्थान है नहीं। और अगर अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी महत्ता वैसे ही खत्म हो जाएगी, उनकी राजनीति वैसे ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जरांगे पाटिल का क्या रोल है, क्योंकि जरांगे पाटिल विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पिछली बार जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था तो जो मराठा कंसोलिडेशन हुआ था उसमें बहुत बड़ा रोल जरांगे पाटिल ने अदा किया था, और शरद पवार ने तो किया ही था। इसलिए शरद पवार का 80% का सक्सेस रेट था। 10 में 8 सीटें वो जीत गए थे, करीब करीब सारी सीटें जीत गए थे। बल्कि मराठवाड़ा की तो ज्यादातर सीटें उनको मिल गई थी, और वेस्टर्न महाराष्ट्र की। अब जरांगे पाटिल ने क्योंकि मराठा आंदोलन खड़ा किया था और मराठा उनके पीछे काफी कंसोलिडेटेड हैं, साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, साधारण घर में रहते हैं, मराठों की उनके यहां भीड़ लगी रहती है, लोग उनसे टिकट मांगते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, लेकिन अब यह है कि वो कुछ सीटों पे लड़ेंगे। तो अगर जरांगे पाटिल, जिनकी मराठाओं पे अच्छी खासी अब संख्या हो गई है, वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनका चुनाव का फायदा महाविकास अघाड़ी को मिलेगा, महायुति को मिलेगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ही विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। जैसे आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी खुलेआम जीत रही थी और जीती हुई थी। बल्कि अगर बहन जी ने अपने कैंडिडेट न खड़े किए होते या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद न की होती तो समाजवादी पार्टी की आज सरकार होती। लेकिन क्योंकि बहन जी ने यादव कैंडिडेट, दलित कैंडिडेट, मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, जो समाजवादी पार्टी के पास वोट जाने वाले थे, मुसलमान 15-15, 20-20 हजार उन्होंने काट दिए वोट। जहां समाजवादी पार्टी का मुसलमान कैंडिडेट था उन्होंने भी मुसलमान खड़ा कर दिया, जहां यादव था वहां यादव खड़ा कर दिया, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो बहन जी ने पूरी मदद की, जैसी मदद बहन जी ने और चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। अब यह बड़ा क्रूशल प्रश्न है कि जरांगे पाटिल महाराष्ट्र में जिन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे वहां पे वो वोट किस, क्योंकि उनकी पकड़ तो है। यह भी बात बिल्कुल सही है कि अब जो कुनबी समाज है उसमें भी जो मराठाओं को सर्टिफिकेट दिया गया है, उनको कुनबी बनाया गया है। तो कुनबी भी दो वर्गों में है, एक वो जो ओरिजिनल कुनबी है, ओबीसी है, और एक वो वर्ग है जिनको मराठाओं को कुनबी बनाया गया है, वो भी दो पार्ट है। और नाना पटोले कुनबी सबसे बड़े नेता हैं, तो ऑब्वियसली नाना पटोले इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, will be able to gather very strong support for Congress. जरांगे पाटिल ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि जो रिजर्व्ड सीटें हैं वहां हम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। इसका मतलब यह है रिजर्व सीटों में तो रिजर्वड ही लोग खड़े होंगे, एससी एसटी लोग खड़े होंगे, एसटी वालों में एसटी खड़े होंगे, एससी वाले में एससी खड़े होंगे। वहां तो मराठा, नॉन मराठा, ओबीसी और कुनबी का प्रश्न ही नहीं है। तो वो केस तो हो गए अलग, तो वहां तो उन्हें मराठा वोटों से प्ले करना नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो उन सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे जो नॉन एससी एसटी हैं, जो जनरल सीटें हैं, और जहां मराठा और ओबीसी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मान लीजिए, मुझे एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मान लीजिए वो 220 सीटें हैं जो जनरल सीटें हैं, जो नॉन रिजर्व्ड है, 220,
और इसमें ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो, और बहुत कुछ एरिया तो ऐसे हैं जो मराठा आर वेरी डोमिनेंट। अच्छा, यह भी बिल्कुल संभावना है कि महायुति की तरफ से भी मराठा कैंडिडेट खड़े होंगे और महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी मराठा कैंडिडेट खड़े होंगे। अब जरांगे पाटिल वही रोल प्ले कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए किया था। और जब वो लिस्ट अनाउंस करेंगे, क्षेत्र बता देंगे, तो हम लोग देख के बता देंगे कि जरांगे पाटिल किसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर एक विधानसभा क्षेत्र में एक मराठा कैंडिडेट है जो कि महायुति का है और महाविकास आघाड़ी का नॉन मराठा कैंडिडेट है, और जरांगे पाटिल एक मराठा कैंडिडेट कल्पना खड़ा कर देते हैं, तो महायुति के वोट कम हो जाएंगे और मार्जिनल सीट पे, मार्जिनल डिफरेंस से महाविकास आघाड़ी जीत जाएगी। जहां पे महाविकास आघाड़ी का मराठा कैंडिडेट है और महायुति का नॉन मराठा फेस है, वहां वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, तो मराठा वोट कंसोलिडेट महाविकास आघाड़ी की तरफ हो जाए। मतलब ही कैन वहां पे अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं जहां पे महायुति के मराठा कैंडिडेट हैं, और वहां नहीं खड़े कर सकते जहां महाविकास आघाड़ी के मराठा कैंडिडेट हैं, जिससे कि महाविकास आघाड़ी के मराठा वोटों में सेंध न लगे और महायुति के वोटों में सेंध लगे। क्योंकि जहां तक जरांगे पाटिल के व्यक्तित्व का सवाल है, ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, उनका केवल उद्देश्य है मराठों को रिजर्वेशन दिलाना। तो एकनाथ शिंदे भी उनका उपवास खत्म कराने गए थे, तो एकनाथ शिंदे क्योंकि मराठा हैं तो उनसे उनकी कोई लड़ाई नहीं, और नेता तो उनके शरद पवार हैं, ज्यादातर मराठाओं के नेता जो हैं शरद पवार हैं। तो उनकी लड़ाई जो है असल में जो जरांगे पाटिल की है वो है देवेंद्र फडणवीस से और भारतीय जनता पार्टी से, और की जो वहां की जो ब्राह्मण लॉबी है उससे। तो जरांगे पाटिल जो कोशिश करेंगे, और जिसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी उनका समर्थन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, वैसे ये लोग भी कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सीटें इतनी ना आ जाएं कि वो हमको नेग्लेक्ट कर दें। तो वो जरांगे पाटिल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, और जहां एकनाथ शिंदे के लोग होंगे वहां जरांगे पाटिल एकनाथ शिंदे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे आपने देखा पार्लियामेंट के इलेक्शन में कि एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस ठीक रहा, भारतीय जनता पार्टी का खराब रहा, और अजीत पवार का तो बहुत ही ज्यादा खराब रहा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए, दो मैसेजेस आप पढ़ लीजिए। एक मैसेज ये पढ़िए कि जो टिकट का बंटवारा और सीटों का बंटवारा, किसको टिकट मिले किसको ना मिले, अमित शाह जी के साथ दिल्ली में हो रहा है, जो कि महाविकास आघाड़ी ये आरोप लगाती है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की कोई औकात नहीं है, सब कुछ अमित शाह जी दिल्ली बैठा के करते हैं। अच्छा, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि नवाब मलिक को हम टिकट एनसीपी के अजीत पवार का नहीं देंगे, नवाब मलिक को हम उनकी बेटी को टिकट दे सकते हैं। अब बेटी को टिकट दें या बाप को टिकट दें, बात तो एक ही है, लेकिन यह है कि अजीत पवार किसको टिकट दें अपनी पार्टी का, यह भी डिसाइड करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी का है। तो वो भी मैसेज गलत गया है। इसके अलावा नवाब मलिक की लड़ाई किससे है, उसका लोकल संघर्ष किससे है, देवेंद्र फडणवीस से है। तो नवाब मलिक अपनी बेटी को तो जिताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो क्या करेंगे ये एक अलग मुद्दा है। वोट बैंक है उनका। इसके अलावा आपको पता ही होगा, कल्याण का एक मामला है, आपने पढ़ा ही था कि वहां पे बीजेपी के एमएलए थे, मतलब अब तो थे, गणपत गायकवाड़। उन्होंने थाने में घुसकर एकनाथ शिंदे के शिवसेना के व्यक्ति को गोली मारी थी, और वो घायल हो गया था, अस्पताल में भर्ती हुआ, वो जेल चले गए, जो गणपत गायकवाड़ साहब हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको तो टिकट नहीं दिया, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। मतलब हमें एकनाथ शिंदे से, उनसे, नवाब मलिक से परेशानी नहीं है, परेशानी है, लेकिन उनकी बेटी से परेशानी नहीं है। हमें गोली मारने वाले थाने में घुस के जो विधायक हैं उनसे परेशानी है, लेकिन उनकी पत्नी से शिकायत परेशानी नहीं। ये तो परिवारवाद का सीधा साधा जागता नमूना है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से कौन पूछे। तो मुझे जो लबो लबाब लग रहा है वो ये
कि शरद पवार ने जो 85 और बाद में बची हुई सीटों को ज्यादातर को कांग्रेस को देना और अपने आप सीट न लेना, एक अपने मराठा वोटर्स को भी मैसेज दे दिया है। और यह भी नहीं कोई मैसेज दिया कि साहब कांग्रेस अपर हैंड है या उद्धव ठाकरे अपर हैंड हैं। और जिस प्रकार से मुंबई की सीटों पे उद्धव ठाकरे को ज्यादा महत्व दिया है और मराठवाड़ा और विदर्भ के एरिया में कांग्रेस को दिया है, वो भी शरद पवार की अच्छी रणनीति है। अब असली मुद्दा जो देखने का है, जो बड़ा क्रूशल होगा, जो लास्ट मोमेंट पे जब टिकट अनाउंस हो जाएंगे जरांगे पाटिल के, तो हम वो देखेंगे कि वो डैमेज किसको कर रहे हैं, महायुति को कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी को कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जरांगे पाटिल विल बी ए डिसाइडिंग फैक्टर इन द इलेक्शंस ऑफ महाराष्ट्र। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।